जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर में। साथियों, अगर आपकी परीक्षा NTPC एग्ज़ाम 2025 में कुछ घंटे बाकी हैं या आपकी परीक्षा में कुछ दिन बाकी हैं, तो आज की इस वीडियो के एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मैं कहूँगा इस पूरे पेपर को घोल कर पी जाइएगा अगर आप वाकई में अपने पेपर को, अपनी शिफ्ट को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये एक इकलौती क्लास आपकी शिफ्ट पर भारी पड़ेगी और आपका सिलेक्शन करवा देगी। भले ही आपकी टॉप रैंकर्स की श्रेणी में आ पाओ, लेकिन नीचे से कहीं ना कहीं नाम आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो में साथियों जीके का पूरा निचोड़ देखेंगे, रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखेंगे और मैथ के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो डिक्टो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों सबसे पहले 40 सवाल होंगे पूरी जीके के। इसमें से साथियों चेक करिएगा कि 40 सवाल जो जीके के हैं इसमें से कितना आपका स्कोर रहता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो 20 सवाल आप लोग बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो कुल पहला क्वेश्चन कह रहा कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। अगला देखिए, सिविल सेवाओं का जनक किन्हें माना जाता है, तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो चार्ल्स कॉर्नवालिस आपको बता देना है जो सिविल सेवाओं का जनक बोला जाता है। उसके बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम साथियों रॉबर्ट क्लाइव है और इन्होंने ही बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद शिमला समझौता 1972 में ये किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इस पर मुझे बताइए। तो अगर बात करें यहाँ पर भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के द्वारा नहीं, इंदिरा गांधी और यहाँ पर ZA भुट्टो के द्वारा आपका अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो जवाब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है या कारगिल युद्ध से संबंधित है, ये कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। और ये सवाल साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, मुझे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद भारत के संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है, ये बात आप लोग मुझे बताइए। तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में, सबको शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यहाँ पर आपका जवाब वो अशोक हो जाएगा, क्योंकि अशोक के द्वारा ही सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कह रहा कि जो बौद्ध तीर्थ स्थान है ये दांत का मंदिर, ये मलेशिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है या चीन में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये श्रीलंका में है। ये दांत का मंदिर श्रीलंका में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। आज का अपना ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, 10वीं नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। इनका नाम है यहाँ पर जॉर्ज बुलर और इन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम सुकुमार सेन था और ये सवाल सैकड़ों बार आपसे पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अगला देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति साथियों राज्यपाल साहब करते हैं। कौन, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और उसके बाद देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, उसे वैज्ञानिकों ने क्या बोला, क्रिस्टल बोला, ठोस बोला, द्रव बोला या फिर द्रव्य बोला। तो उसको द्रव्य बोला, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको मेटल बोला जाता है। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा।
अगला देखिए कह रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। ओल्गा नदी सबसे लंबी नदी है यूरोप की, तकरीबन 3690 किलोमीटर की ये नदी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को पीली नदी यानी कि येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे होंगहो। किसको, इस नदी का नाम क्या है, होंगहो। और होंगहो लगभग ये कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। पहला सवाल आप लोग याद रखेंगे कि होंगहो जो है इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। देखिए नेपाल से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश नेपाल से लगा हुआ है, बिल्कुल उत्तराखंड में लगा हुआ और बिहार राज्य भी मिला हुआ, लेकिन त्रिपुरा राज्य नहीं मिला है। अब नहीं मिला है तो यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, वाकई में क्रैक करना है। तो जितना आपको पढ़ाया जाए उतना आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्या एग्जामिनर लेगा, सब चीज़ें हैक कर ली गई हैं एक तरीके से अगर बोला जाए तो। हैक नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना पिछले 5 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस तैयार करवाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, भले बुरे नंबर से हो लेकिन पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। चलिए, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर कोहिमा नागालैंड की राजधानी हो जाती है। यहाँ पर गंगटोक लिखा हुआ, तो गंगटोक किसकी राजधानी, ये सिक्किम राज्य की राजधानी है। इम्फाल की जब हम बात करते हैं तो ये तो मणिपुर की राजधानी है। कहाँ, ये मणिपुर की राजधानी है। और दिसपुर की अगर बात करें तो ये तो असम की राजधानी है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का नाम क्या है मुझे बताइए। तो हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी क्या है, तो पहली राजधानी शिमला है, लेकिन आपसे दूसरी राजधानी पूछी जाए तो यहाँ पर धर्मशाला आपको बता देना है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन तो जीके के देखेंगे, बाकी के 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए इस सवाल को, किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। तो मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ पर नरसिंहमन समिति थी ये कब बनी थी, 1991 में बनी थी। क्यों बनी थी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी थी। और उसके बाद कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आपको कमेंट में एक बार ज़रूर हम मुझे बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका साथियों कार्यकाल क्या रहा था। इसका कार्यकाल क्या रहा था ये आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टैग कर दीजिए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा, जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, ये किस पर अधिरोपित किया जाता है। तो ये उस गंतव्य पर अधिरोपित किया जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, या वस्तुओं की या सेवाओं की खरीद की जाती है, या उसके प्रत्येक राज्य की पारिगमन मूल्य होती हैं, या उस स्रोत पर वस्तु या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो इस सवाल का जो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर उस गंतव्य पर जो है स्थापित किया जाता है जहां पर उसकी खपत होती है। उसके बाद तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कथकली है, ये कहाँ किया जाता है, ये तो साथियों केरल में किया जाता है। यक्षगान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कोडियाट्टम की बात करें तो ये भी केरल में किया जाता है। तो बचा क्या, कारगम, ये आपका तमिलनाडु में किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग एक बार बता दीजिए। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला सवाल देखिए यहाँ पर,
कह रहा कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो किन की जन्मदिन पर भारत में गणित दिवस मनाया जाता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो इनका नाम है श्रीनिवास रामानुज और इनके जन्मदिन पर साथियों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर पहले महासचिव की अगर बात करें तो कहीं पर आपको त्रिद्विवेदी लिखा होगा, त्रिद्विवेदी लिखा हुआ है। तो अगर इस टाइप का नाम आता है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। तो इसका नाम था SLV-3। क्या नाम था? SLV-3। ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला स्वदेशी भारतीय प्रायोगिक ग्रह यानी कि इसको बोला जाता है भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह। ये आपका कौन था? उसके बाद देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम साथियों नील आर्मस्ट्रांग था और इन्होंने ही साथियों 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखा। और ये किस मिशन के तहत? तो ये अपोलो 11 के तहत। किसके? अपोलो 11 के तहत गए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल कह रहा है कि 30 सवाल देखिए, अब ये आपके हो गए जीके के एकदम इंपॉर्टेंट। अब 10 सवाल हम लोग करंट अफेयर के देख लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे रीजनिंग या मैथ। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है अगर आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कह रहा कि हाल ही में इकडास इस्माइल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम बालाजी नुतलापडी है और ये इकडास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। उसके बाद किस देश के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इनका ये कहाँ के हैं? ये संयुक्त अरब यानी कि कहाँ के हैं? ये प्रधानमंत्री है, इनका नाम जो है शेख, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो ये कौन सरकार राज्य करेगी? तो ये हरियाणा राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। अगला देखिए कह रहा कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो ये विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाए हैं, जो कि भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ? तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपका जो जवाब जाना चाहिए वो भारत और नेपाल हो जाएगा। यानी कि भारत और नेपाल देश की सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहा कि रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जिन्हें जीता है उनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉलेन गुड संदेश को GI टैग मिला है। तो ये उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो मैं कहूँगा ये पश्चिम बंगाल का है, जो आपका नॉलेन गुड संदेश पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। अब जापानी ग्रैंड पिक्स 2025 पिच किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला साथियों मनाया गया है? तो घेड़ मेला की अगर बात की जाए तो माधवपुर घेड़ मेला ये कहाँ पर शुरू हुआ? ये गुजरात में शुरू हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर एक ही नियुक्त किए गए हैं, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुणपल्ली को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए यहाँ पर देख लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। रीजनिंग के सवाल आप लोग देखिए और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है पशु का प्राणी विज्ञान यानी कि पशु का संबंध एक तरीके से जूलॉजी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे होगा? अगर बात करें पशु के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो पशुओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर बात करें बीमारियों का अध्ययन क्या बोला जाता है, तो बीमारियों के अध्ययन को रोग विज्ञान कहा जाता है, इसको इंग्लिश में पैथोलॉजी बोला जाता है। क्या? पैथोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ मिसिंग आपको नहीं लग रहा है, देखिए
कुछ मिसिंग आपको नहीं लग रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच में। यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक किस ऑप्शन में लगा है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि 11 से 132 बना कैसे। 11 से 32 कैसे बन रहा है, मुझे लग रहा है कि 11 के स्क्वायर के आसपास है। यानी कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। अगर 121 में हम 11 प्लस कर देते हैं तो हमें 132 मिल जाएगा। अच्छा, यही रूल, यही लॉजिक आप इसमें अपना लीजिए। 6 का स्क्वायर करोगे और उसमें 6 प्लस करोगे 48 आएगा। मैं कहूँगा नहीं। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, क्या 81 हो जाएगा। 9 प्लस करोगे तो 90 आता है, ये भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अगर आप इसमें 8 प्लस करोगे तो कितना, बिल्कुल ये 72 हो जाएगा। मैं कहूँगा जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 35 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 33 है और फिर आपका 37 है। तो आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर लॉजिक देखें क्या क्या लॉजिक लगा है। अगर आप एक काम करते हैं 35 से 34, 34 से 36, 36 से 33 ना करके आप कर दीजिए 35 से 36, तो 36 से कर दीजिए 37। तो उसी प्रकार आप लोग 34 से 33 कर दीजिए और 33 यहाँ वाला नंबर आएगा। यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर भी +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर -1 हुआ है तो यहाँ पर भी -1 होगा। 33 में घटाओगे 32 आ जाएगा और 32 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 20p से 22n बनाया गया, 24l फिर 26l। तो नंबर वाली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि 20 से 22 हुआ है तो 2 बढ़ाया गया, 22 से 24 हुआ 2 बढ़ाया गया है, इसमें 2 बढ़ाओगे, अगर फिर इसमें 2 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो मैं कहूँगा यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेने, p होता है 16 पर, n होता है 14 पर, यानी कि 2 घटाया गया है। अच्छा, n से l हुआ है 2 घटाया गया, फिर यहाँ पर 2 घटाया जाएगा, 2 घटेगा तो यहाँ पर h आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 28h यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोमेंटम को ये लिखा जाता है, ठीक है, और इन लेटर्स को ये लेटर्स लिखा जाता है। तो आपको बताना है साथियों मैग्नेटिक को क्या लिखा जा सकता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है। अभी हमें ये समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे तो मेरा मानना है आपको भी समझ में आएगा। अभी मुझे भी नहीं पता है आखिर इसमें लॉजिक क्या लगा है, ठीक है। मुझे इन लेटर्स को देखकर और इन लेटर्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो लेटर्स आपके यहाँ पर हैं वही लेटर्स आपके यहाँ पर हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्रम के अनुसार बैठाना है और जो लेटर्स यहाँ पर हैं वही लेटर्स यहाँ पर हैं। तो ये तो लॉजिक आप समझ गए, लेकिन अब बैठाना कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ई यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये ई यानी कि पहले, यानी कि जो चौथे नंबर की चीज़ थी वो पहले नंबर पर आ गई। उसके बाद साथियों जो एक तरीके से बात करें, फिर आपका ये जो पहले नंबर पर थी या ए वाले नंबर पर थी ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद वो है। अच्छा, ऐसे बना 4 4 का तो नहीं बना भाई साहब, ये 4 अलग हो गए। 1 सेकेंड, ये 4 अलग हो गए और ये 4 अलग हो गए। जैसे कि ये लिखा हुआ EMOM और EMOM ये लिख दिया, उसके बाद NTUM ऐसे लिखा है, वैसे ही लिख दिया गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग 4 4 का देखें तो ये क्या लिखा है, AUQE और AUQE और TIOE, यानी कि ये ऐसे जैसे लिखा वैसे लिख दिया गया है। यानी कि ये आपका NGAM लिख दिया और जैसे ये लिखा हुआ है ETIC वैसे ये लिख लिया। आपको देखना ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, NGAETIC, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।